नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी छात्रार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे अधिगम का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अधिगम, जिसे हम साधारण अर्थों में सीखना कहते हैं, सीखना एक सहज जैविक प्रक्रिया है और सीखने की प्रक्रिया में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो है सार्वभौमिकता और दूसरी चीज है निरंतरता। ध्यान देने वाली बात यह है निरंतरता। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीखने की जो प्रक्रिया है ये जैविक रूप से प्राणियों में ही पाई जाती है। मनुष्य या प्रकृति के अन्य प्राणी किसी न किसी रूप में सीखते हैं। विशेष परिस्थितियों में कुछ संदर्भों में पाया गया है कि पौधे भी कुछ सीमित परिस्थितियों में सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं उसका संबंध मानव समाज से है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और निरंतरता। सीखने की प्रक्रिया में सार्वभौमिकता पाई जाती है। जहां कहीं पर भी मानव जीवन है, यदि मानव जीवन है तो सीखने की प्रक्रिया निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में संपन्न हो रही होती है। और निरंतरता अर्थात इसका तात्पर्य है कि सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक जीवन है किसी ना किसी रूप में सीखने की प्रक्रिया संपादित होती रहती है, चलती रहती है। अब हम देखते हैं सीखना क्या है। सीखना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हुए उत्तरोत्तर अपने परिवेश के साथ बेहतर ढंग से समायोजन प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसे विशेष संदर्भ में परिभाषित किया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि यद्यपि कि व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, साधारण अर्थों में कहा जाता है व्यवहार परिवर्तन सीखना है, लेकिन व्यवहार परिवर्तन कई अन्य कारणों से भी होता है। उदाहरण के लिए थकान के कारण या भय के कारण या दवा या मादक पदार्थों का सेवन इत्यादि करने के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक उसे सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं रखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखना वो है जो उद्देश्य पूर्ण होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है, सचेतन रूप में होता है और वास्तव में सीखा गया व्यवहार अस्थायी अंग बन जाता है व्यक्तित्व का, या एक बार सीख लिए जाने पर वो हमारे व्यवहार का अस्थायी अंग बन जाता है। बार बार हमें उसे सीखना नहीं पड़ता। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जहां कहीं भी जीवन है वहां पर सीखने की प्रक्रिया संपादित होती रहती है और सीखने की प्रक्रिया में निरंतरता पाई जाती है। जहां कहीं भी जीवन है, जिस स्वरूप में है, जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, कभी भी ये अवरुद्ध नहीं होती है। ये जो दो तत्व हैं, सार्वभौमिकता और निरंतरता, यही सीखने की प्रक्रिया को विशिष्ट लक्षण प्रदान करते हैं या विशेषता प्रदान करते हैं। तो सीखना एक ऐसा व्यवहार परिवर्तन है या सीखना एक ऐसा मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने व्यवहार से अधिक अच्छे ढंग से समायोजन प्राप्त करता है और किसी नई बात को जान लेना भी सीखना है, नए गुणों को या कह लीजिए नए अनुभवों को प्राप्त कर लेना सीखना है और जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन होता है, सुधार होता है। हमारे व्यवहार में या किसी व्यक्ति के व्यवहार में या बालक के संदर्भ में कहा जाए, अधिगम करता जैसे जैसे सीखने की प्रक्रिया में आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में उत्तरोत्तर हमको परिवर्तन दिखाई देता है। ये परिवर्तन परमार्जन की ओर इशारा करता है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार दिखाई देता है और ये जो सुधार दिखाई दे रहा है ये प्रशिक्षण या अभ्यास के द्वारा दिखाई दे रहा है और हम कह सकते हैं कि
सीखने की जो प्रक्रिया है वो अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा संपन्न होती है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसे मनोवैज्ञानिकों ने अपने शब्दों में अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है स्किनर महोदय की, और इन्होंने कहा है अपनी परिभाषा देते हुए कि सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर एक महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो अमेरिका के थे, उन्होंने सीखने की परिभाषा देते हुए कहा कि सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार सामंजस्य की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया बढ़ती जाती है और हम जिस परिवेश में जिस वातावरण में रहते हैं उस परिवेश के साथ हम बेहतर ढंग से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा गिलफोर्ड की है। गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना है या अधिगम है। गिलफोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है किसी भी व्यवहार के कारण जो व्यवहार में हमको परिवर्तन दिखाई देता है वो अधिगम या सीखना है। अर्थात जब हम कोई व्यवहार प्रकट करते हैं तो उसके द्वारा जो हमें अनुभव प्राप्त होता है वो प्राप्त होने वाला अनुभव आगे के व्यवहार में परिवर्तन कर देता है या सुधार कर देता है। इसी प्रकार से अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषा देते हुए अधिगम के बारे में कहा गया है। क्रो एंड क्रो कहते हैं सीखना ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ज्ञान आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जैसे जैसे व्यक्ति सीखता जाता है वैसे वैसे उसको नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें नई आदतें विकसित होती हैं और उसकी अभिवृत्तियां परिवर्तित होती हैं या उसमें अभिवृत्तियां आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, कुछ सकारात्मक अभिवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा देते हुए जो कुछ कहा है या जो कुछ बताया है उसके आधार पर हम मनोविज्ञान के अंतर्गत या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम की विशेषताओं को निम्नवत स्वरूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो सीखने की जो विशेषताएं हैं या अधिगम की जो विशेषताएं हैं, अधिगम की विशेषताएं इनको हम इस स्वरूप में निरूपित कर सकते हैं या इन बिंदुओं के माध्यम से हम इसको रेखांकित कर सकते हैं। पहली चीज है सीखना, जिसको हम अधिगम के रूप में प्रयोग में लाते हैं। सीखना व्यवहार परिवर्तन है, अर्थात सीखने के प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। सीखना व्यवहार परिवर्तन है। जब हम किसी तथ्य को या अभ्यास प्रशिक्षण के द्वारा किसी नई चीज को सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है और हमारा व्यवहार जो है वो परिमार्जित होता है, अधिक शुद्ध होता है, उत्कृष्टता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी विशेषता जो है वो सीखने या अधिगम के रूप में कही जा सकती है। सीखना एक अनुभव है। सीखना एक अनुभव है। कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया के फलस्वरूप कोई ना कोई अनुभव हमें अवश्य प्राप्त होता है और ये जो हमें अनुभव प्राप्त होता है इसके फलस्वरूप हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है और हमारे व्यवहार में सुधार दिखाई देता है या हमारा व्यवहार अधिक समायोजन की ओर अग्रसर होता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की जो विशेषता बताई गई है या विशेषताएं रेखांकित की गई है उनके आधार पर हम कह सकते हैं सीखना एक अनुभव है। और फिर आगे हम कह सकते हैं सीखना अस्थायी व्यवहार परिवर्तन है। अस्थायी व्यवहार परिवर्तन है या कह लीजिए सीखना अस्थायी होता है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो अस्थायी होना चाहिए। अगर वो अस्थायी
आई है तो उसको हम सीखने के अंतर्गत नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जैसे मादक पदार्थों के सेवन के कारण, थकान के कारण या किसी भय के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसे सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत समाहित नहीं किया जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने की जो विशेषताएं हैं उसमें सीखा गया व्यवहार जो है उसका अस्थायी होना आवश्यक है। अगर वो अस्थायी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो सीखने की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता है। फिर अगली विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है, अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है ये सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है। अगर सीखने की प्रक्रिया उद्देश्य पूर्ण नहीं है तो सीखा गया ज्ञान थोड़े समय पश्चात ही विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएगा। मानव के द्वारा किसी भी क्षेत्र में जो भी अधिगम प्राप्त किया जाता है या सीखा जाता है उसके सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सीखने या अधिगम की विशेषताओं के अंतर्गत सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सीखना सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। फिर आगे 5वें नंबर पर हम विशेषता रख सकते हैं अधिगम की कि सीखना समायोजन है। सीखना समायोजन है। कैसे समायोजन है? जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने परिवेश या वातावरण के साथ अधिक अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित करते जाते हैं और वास्तव में संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का जिसके लिए हम अधिगम प्राप्त करते हैं एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम अपने परिवेश या वातावरण के साथ बेहतर ढंग से समायोजन स्थापित कर सके। तो सीखने की एक बड़ी प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि सीखना समायोजन है। और फिर आगे हम कह सकते हैं सीखना एक सचेतन प्रक्रिया है। सीखना सचेतन प्रक्रिया है। सीखना सचेतन प्रक्रिया है, अर्थात जब हम सचेत होते हैं तब सीखने की प्रक्रिया जो है वो बेहतर ढंग से संपादित होती है। और जब हम सचेत नहीं होते हैं तो उस समय हमारे सामने कोई भी प्रकटीकरण या कोई भी अनुक्रिया प्रतिक्रिया जो भी हो रही है वातावरण में जो अंतःक्रिया हम कर रहे होते हैं, अगर हम सचेत नहीं हैं तो हम अधिगम नहीं प्राप्त करते हैं या हम सीख नहीं रहे होते हैं। तो सीखना एक सचेतन प्रक्रिया है। और इसके अलावा फिर आगे इसको मिटा करके हम देखते हैं अगले बिंदुओं को, और इसके अंतर्गत अन्य कई विशेषताएं हैं जिनको यहां पर हम देखते हैं। और फिर 7वें रूप में कहा जा सकता है सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कैसे व्यक्तिगत प्रक्रिया है इसको हम देखते हैं। जैसे किसी भी शिक्षण कक्ष में या क्लासरूम में 40 विद्यार्थी हैं, एक ही पाठ्यक्रम होता है, एक ही शिक्षक होता है, एक ही कालांश होता है, लेकिन सीखने की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए कहा जाता है कि सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या दूसरे शब्दों में इसमें थोड़ा हम परिवर्तन कर दें तो सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति एक ही परिवेश या वातावरण में रहते हुए अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, या सबके सीखने की स्थिति या मात्रा में अंतर पाया जाता है। तो सीखने की एक विशेषता के रूप में इसको हम रख सकते हैं कि सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। फिर 8वें नंबर पर हम कह सकते हैं सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब है निरंतर, और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी भी अवरुद्ध नहीं होती है। जब तक हमारा जीवन है किसी ना किसी रूप में हम सीखने की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है जीवन ही शिक्षा है, अर्थात जब तक जीवन है तब तक किसी न किसी रूप में सीखने की प्रक्रिया जो है वो संपादित होती रहती है या चलती रहती है। तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है सीखना एक सतत प्रक्रिया है। और फिर हम 9वें नंबर पर रख सकते हैं कि सीखना एक अंतर्दृष्टि है।
अंतर्दृष्टि है। कैसे अंतर्दृष्टि है, इस चीज को हम देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के फलस्वरूप गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया कि हमें एक सूझ या अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो आगे के व्यवहार को करने में या आगे की प्रक्रिया को संपादित करने में हमारी सहायता करती है। तो सीखने की प्रक्रिया के द्वारा बालक को या अधिगमकर्ता को या सीखने वाले को एक अंतर्दृष्टि या समझ या सूझ प्राप्त होती है, कौशल प्राप्त होता है जो आगे के कार्यों को करने में उसकी किसी न किसी प्रकार से सहायता करता है, जिसके फलस्वरूप वो अपने परिवेश या वातावरण के साथ बेहतर ढंग से समायोजन प्राप्त कर लेता है। और 10वें नंबर पर हम कह सकते हैं कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? आज के संदर्भ में माना जाता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो समाज में ही सीखी जाती है या समाज के बाहर सीखने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चल तो सकती है, लेकिन बहुत व्यापक अर्थों में वो संपादित नहीं हो सकती या नहीं चल सकती। उदाहरण के लिए प्रयोजनवादी विचारकों ने तो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है और कहा है कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। तो विद्यालय यदि समाज का लघु रूप है तो शिक्षा को हम एक सामाजिक प्रक्रिया मान सकते हैं और व्यक्ति जो है वो समाज के सहभागी के रूप में एक सक्रिय कार्यकर्ता या सदस्य के रूप में सीखने की प्रक्रिया को संपादित करता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है इस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि इसमें कई विशेषताएं होती हैं और जो अधिगमकर्ता को धीरे धीरे या क्रमशः एक के पश्चात एक विशेषताएं प्राप्त होती रहती हैं और उनके व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसमें निरंतरता पाई जाती है और सीखने की प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। सीखना एक अनुभव है, सीखना अंतर्दृष्टि है, सीखना व्यवहार परिवर्तन है, सीखना समायोजन है, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सीखना एक सचेतन प्रक्रिया है, सीखना वातावरण के साथ समायोजन है, सीखने में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है या कह लीजिए सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से छात्रों आज हम सब लोगों ने ये देखा कि सीखना मनुष्य जाति ही नहीं वरन प्राणियों की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपने परिवेश में न केवल समायोजन प्राप्त करते हैं वरन पूरे परिवेश को कभी कभी या विशेषतया मानव के संदर्भ में कहा जा सकता है कि अधिगम की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही मानव समाज के द्वारा अपने परिवेश में आवश्यकता अनुसार सुधार भी कर लिया जाता है या परिवर्तन भी कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा और अधिगम की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आगे भी इसी प्रकार हम अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।